अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम अपने अकाउंटिंग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा नहीं, मतलब हमारे सीक्वेंस से वो दूसरा बन रहा है चैप्टर, लेकिन बुक का चैप्टर नंबर 5 है ये, डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करवाने का मकसद ये है कि ये थोड़ा इजी है, ठीक है, और बहुत ट्रिकी नहीं है। इसमें ऐसी बातें हैं जो आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैं आपको साथ साथ करवाती रही हूँ। तो अब डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली निकालते कैसे हैं, ठीक है, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा थोड़ा बाकी टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा इजी था, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपको पहले करवाती हूँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। डेप्रिसिएशन is the reduction in value of an asset as a result of fair wear and tear। अच्छा, अब पहली लाइन में उन्होंने ये बताया कि डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन वैल्यू के अंदर कमी आना। किस वजह से? अच्छा, किसके वैल्यू में कमी आना? ऑफ एन एसेट की वैल्यू में कमी आना, ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ फेयर वेयर एंड टेयर के उस चीज़ को, एसेट को यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू में कमी आना, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एज एन एसेट लूजेस इट्स वैल्यू एफिशिएंसी, वी रिड्यूस द बुक वैल्यूएशन ऑफ इट इन लाइन विद द एस्टिमेट्स ऑफ लॉस। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे हम एसेट यूज़ करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है, ठीक है। तो वो हम अपनी बुक्स में से रिड्यूस करते जाते हैं ताकि हमारे लॉस के चांसेस कम हो जाएं। डेप्रिसिएशन इज़ अ फेयरली कॉम्प्लेक्स टॉपिक वेयर बुक कीपिंग मर्जेस इनटू अकाउंटेंसी। वो कह रहे हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। वहाँ पे बुक कीपिंग को हमने अकाउंटेंसी के साथ मर्ज करना होता है, ठीक है। अब उन्होंने कॉम्प्लेक्स इसको क्यों बोला है? ये बिल्कुल नहीं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला है क्योंकि अगर हमें कोई बोले ना डेप्रिसिएशन निकालो तो हम निकाल लेंगे, वो मुश्किल टर्म नहीं है। डेप्रिसिएशन निकालना आसान है, ठीक है, लेकिन उसका लॉजिकल रीज़न देना मुश्किल है थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल कोई आके आपसे पूछ, अगर आपको ना पता हो, ठीक है, और आके कोई पूछे आपसे कि डेप्रिसिएशन क्यों निकालते हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरी है डेप्रिसिएशन को एसेट की वैल्यू में से माइनस करना, अगर हम ना करें तो, ठीक है। अब इसका रीज़न ये है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हमेशा आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ किसी फर्नीचर की या फिर फ़ैन की, जिस तरह सीलिंग फ़ैन की एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 का वो सीलिंग फ़ैन लेकर आए हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने 2-3 साल चलाया उसको, ठीक है, फिर हमने उसको उतार के बेच दिया। अब बात यह है कि मैंने ख़रीदा 5,000 का था, लेकिन जब मैं बेचने जाऊँगी तो शायद वो 2,000 का बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी आ गई, मॉडल पुराना हो गया, ठीक है, और मैंने उसको 3 साल यूज़ किया, उसके अंदर कोई ख़राबी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है डेप्रिसिएशन फाइंड करने का, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैंने 5,000 का लिया था, मैं 5,000 का बेचूँगी, कोई ख़रीदेगा मुझसे? नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को इसको डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ती है, उसकी एसेट में से माइनस करनी पड़ती है वैल्यू डेप्रिसिएशन की, ठीक है, और फिर हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है जो उसकी वैल्यू बच गई होती है। जिस तरह मेरे सीलिंग फ़ैन की वैल्यू कितनी बच गई थी? 2,000 रुपये की, ठीक है, तो अब वो 2,000 का बिकेगा। अच्छा, ये तो थी इसकी एग्जांपल, आई होप समझ आ गया होगा आपको। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल which motivates accountants to try different methods of depreciation is that we are seeking in our accounting to achieve a true and fair view of the position of business। अच्छा, डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो अकाउंटेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो डिफरेंट मेथड्स के साथ डेप्रिसिएशन फाइंड करें, ठीक है। उससे उसका मेन मकसद ये होता है कि आपके बिज़नेस को कौन सा सूट करे। अब 2 मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल एक मेथड नहीं सूट करा मेरे बिज़नेस को, ठीक है, उससे प्रॉपर क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन नहीं आ रही, तो हम दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बिज़नेस पे, ठीक है। तो जो हमें सूट करता है हम वो रख सकते हैं। अब अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, वो दोनों ट्राई कर लेते हैं, एक साल एक करके देख लेंगे, दूसरे साल करके देखेंगे, या फिर वो स्टैट्स के थ्रू फाइंड करेंगे कि कौन सा बेहतर रहेगा, ठीक है, फिर वो अपने बिज़नेस में वो अप्लाई करेंगे।
This true and fair view requires two things. The asset must be valued on the books at a fair value so as we can estimate it. अच्छा, उन्होंने बोला कि पहली बात तो ये कि जो एसेट की वैल्यू है बुक में वही लिखी होनी चाहिए जो उसकी फेयर वैल्यू है, ठीक है, जिस वैल्यू पे हमने उसको ख़रीदा है और इंस्टॉल करके, मतलब जो उसकी प्रॉपर एक प्राइस बनती है ना वो लिखनी है. इफ़ अ लॉस हैज़ बीन सफ़र्ड इट मस्ट बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट टू डू अदरवाइज वुड ओवरस्टेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिज़नेस. अच्छा, अगर वो बोले अगर हमें कहीं लॉस हो रहा है तो हम उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, वरना वो हमारी बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, उसे ओवरस्टेट कर देगा, मतलब वो शो करने लग जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो कि हमारा बिज़नेस हमें अगर हम डेप्रिसिएशन ना फाइंड करें, ठीक है, और हमारा बिज़नेस हमें शो करता जाए कि हम क्या नाम है हमें प्रॉफिट होता जा रहा है और सच में हो लॉस रहा है, तो इस तरह तो हमारे बिज़नेस का बहुत नुकसान होगा, ठीक है. Apply these two rules to the problem of depreciation. We see that if an asset wears out, the loss suffered as a result to wear tear must be written off the profit. अच्छा, ये दो रूल्स अप्लाई करने के बाद हम लोग डेप्रिसिएशन अप्लाई करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये दो रीज़न हैं. At the same time, the asset will be reduced in the value to show only its present value, ठीक है. अब देखो जैसे जैसे 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, तो जाहिर सी बात है आप जो भी मशीनरी, फर्नीचर या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो उसकी वैल्यू काट के लिखना ज़रूरी है, ठीक है, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करना ज़रूरी है. अच्छा, यहाँ पे एक वेयर एंड टेयर वर्ड बहुत यूज़ होगा. वेयर एंड टेयर का मतलब है उसको इस्तेमाल में लेके आने से जो उसकी वैल्यू कम हो रही होती है. Different authorities have given different definitions of depreciation, such as depreciation is the gradual decrease. Gradual decrease मतलब एक सीक्वेंस में जो कमी आ रही है, ठीक है, ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जो कमी आ रही है. इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट, एफिशिएंसी मींस वैल्यू, ठीक है, एसेट की वैल्यू में जो कमी आ रही है, एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, उसको हम पैसों के टर्म्स में एक्सप्लेन करें, मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है. बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज एंड वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज, उसके इस्तेमाल करने की वजह से, और वेयर एंड टेयर. अब वेयर एंड टेयर का मतलब ये होता है, देखें मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा सीलिंग फ़ैन की बात की, तो सीलिंग फ़ैन चलता है तो आपको पता है उसके ऊपर मिट्टी लग जाती है, ठीक है, जो आपके मतलब डस्ट वगैरह होती है वो सारी आपके फ़ैन के ऊपर लग जाती है, ठीक है. अब उस वक्त थोड़ा गंदा भी तो हो जाता है ना, चलो हमने साफ़ कर लिया, फिर मिट्टी आ जाएगी, फिर साफ़ करेंगे, लेकिन वो नया जैसा तो नहीं रहता ना, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है. तो उस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं वेयर एंड टेयर की तरह, ठीक है. अच्छा, ये है इसकी मेन डेफिनेशन जो आप लोग याद करोगे, ठीक है, और सबसे इजी यही है. आगे भी इसकी हैं काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस, वो अगर आप लोग देखना चाहो तो देख लो. डेप्रिसिएशन may be defined as the permanent and continuous diminution in the quality, quantity and the value of asset. अच्छा, अब यहाँ बता रहे हैं डेप्रिसिएशन जो है डिफ़ाइन किया जाता है परमानेंट एंड कॉन्टीन्यूस. परमानेंट मीन्स हमेशा रहने वाला, और कॉन्टीन्यूस मीन लगातार, ठीक है. परमानेंट और लगातार चलने वाला डिमिनेशन मीन कमी इन द क्वालिटी. अच्छा, क्वालिटी में कमी, क्वांटिटी में कमी, और वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में कमी, ठीक है. अब डिफरेंट डेफिनेशन, उनके डिफरेंट, सबका मतलब एक ही होगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट से पेश किया होगा बस उसको. तो आपने फर्स्ट डेफिनेशन पे फोकस करना है. लास्ट देख लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है. फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस इट फॉलोज दैट एन एसेट ग्रेजुअली डिक्लाइंस on accounts of use and passage of time, and this cause permanent reduction in the value and utility of assets. Such reduction in the value of utility and asset is called depreciation. In other words, expired cost of utility asset. अच्छा, यहाँ पे बस ना डेप्रिसिएशन का एक्सप्लेन किया गया कि उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ रही है परमानेंटली, तो उस प्रोसीजर को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं.